हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। पूर्व के वीडियो में हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में पढ़ा। आज हम तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। इसके प्रमुख शासक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नसरुद्दीन महमूद रहे। फ्री की दृष्टि से पूछा जा सकता है, नसरुद्दीन महमूद किस वंश के का शासक था? तो हमें याद रखना है तुगलक वंश। सबसे पहले जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन रहा। तुगलक वंश का संस्थापक था। अन्य नाम था गाजी मलिक। इन्होंने तुगलकाबाद नगर बसाया। 56 रोमन शैली में दुर्ग का निर्माण किया और नहरों का निर्माण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, नहरों का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन के संबंध निजामुद्दीन औलिया से अच्छे नहीं थे। बंगाल अभियान से वापस लौटते समय गयासुद्दीन ने औलिया को उसकी राजधानी में प्रवेश करने से पूर्व दिल्ली छोड़ने का संदेश भिजवाया। इस पर औलिया ने सुल्तान को संदेश भिजवाया कि हमूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था दिल्ली अभी दूर है, जब गयासुद्दीन तुगलक ने इन्हें दिल्ली छोड़ने का संदेश भिजवाया। मृत्यु 1325 ईस्वी में। जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र था। जौना खां दूसरा नाम था उसका। द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। आर्थिक नीति, किसानों के प्रति उदार दृष्टिकोण था। किसानों से उपज का 1/3 भाग राजस्व के रूप में वसूला जाने लगा, जो कि खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय 50% तक था। अब 1/3 भाग हो गया। और आदेश दिया गया कि राजस्व की वसूली 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि न की जाए। राजस्व वसूली में हर एक प्रांत में केवल 1/10 या 1/11 भाग की ही प्रतिवर्ष वृद्धि की जाए, इससे अधिक की वृद्धि न की जाए। किसानों के प्रति उदार दृष्टिकोण था। अलाउद्दीन, जो कि पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। गयासुद्दीन तुगलक ने बटाई प्रथा को प्रारंभ किया, जिसमें भूमि की उपज के आधार पर ही भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। और खिलजी द्वारा छीने गए खेतों एवं चारागाहों को पुनः लौटा दिया। इस प्रकार यह इनकी आर्थिक नीति थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बाद। पहले हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। 2020 का क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। 2020 में 200 वर्ड में आया है। फिर क्वेश्चन आया है 2018 में 100 वर्ड में, फिरोज शाह तुगलक की जन कल्याणकारी नीतियों का वर्णन कीजिए। एक संभावित प्रश्न भी पूछा जा सकता है, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक की आर्थिक नीतियों की विवेचना। गयासुद्दीन तुगलक का मैंने अभी आपको आर्थिक नीति बताई है। फिर फिरोज शाह तुगलक की हम आगे देखते हैं। इस तरह से इस तुगलक वंश से ये 3 क्वेश्चन बनने की संभावना है। इन 3 क्वेश्चन के अलावा आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है। 3 मार्कर्स में है, मैं आपको इसके साथ साथ 2 मार्क्स में आने वाले आंसर भी बताती जाती हूँ। चलिए देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट शासक तुगलक वंश से रिलेटेड। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। अन्य नाम स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु और मुद्रा शास्त्री। एक शन की शासक के रूप में भी जाना जाता है। राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। पहले दिल्ली में थी देवगिरी, जो कि दक्षिण भारत का भाग है, वहां पे स्थानांतरित की। उसका नाम दौलताबाद रखा। क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में यदि इब्न बतूता पर, तो हम लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया, अफ्रीकी यात्री था, मूर देश से आया था, यह मूर देश का रहने वाला था। यह दिल्ली का काजी नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और इसने अपनी पुस्तक रेहला लिखी, जिसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं का वर्णन है। पहले क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स में, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया थट्टा के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक की सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में मृत्यु हो गई। जब वह सिंध जा रहा था, थट्टा एक स्थान है, उसके निकट गोडाल नामक जगह पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी।
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के ही समय 1336 ईस्वी में विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में बहमनी नामक दो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की और अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमन राज्य की स्थापना की। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक का परिचय हम देखते हैं और कुछ 2 मार्क्स के आंसर भी देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है, देखा मोहम्मद बिन तुगलक विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता है, या फिर क्वेश्चन आता है मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का वर्णन कीजिए। इसमें हम एक ही आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक का परिचय देंगे हम। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक सुशिक्षित, योग्य व तीव्र बुद्धि वाला, अनुभवी, निपुण सेनापति तथा महान विजेता था। किंतु इतने अधिक गुण होने के बाद भी वह इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद व्यक्ति रहा। उसे विवादास्पद बनाने वाली उसकी वे योजनाएं हैं जो उसने अपनी विद्वता से प्रेरित होकर शुरू की थी। चलिए जानते हैं योजनाओं के बारे में। मैप बना देंगे। तुगलक वंश के दौरान दिल्ली राजधानी थी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी स्थानांतरित की, इसका नाम दौलताबाद रखा। कृष्णा नदी, यहीं पर तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा कृष्णा के दोआब पर दौलताबाद स्थित है। हमें जानकारी का स्रोत लिखना होता है परिचय के बाद। सेकंड पॉइंट रहता है स्रोत, तो बरनी की तारीख फिरोजशाही से हमें वर्णन मिलता है तुगलक वंश के बारे में। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, उसकी योजनाएं क्या क्या थी देखते हैं। पहले थी दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326-27 ईस्वी में। इसमें दोआब क्षेत्र जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का दोआब क्षेत्र था, उसमें 50% तक कर में वृद्धि कर दी। किंतु उसी वर्ष यहाँ भयंकर अकाल पड़ गया, लोग कर को देने में सक्षम नहीं थे। फिर भी तुगलक के अधिकारियों ने जबरन कर वसूला, जिससे लोगों में विद्रोह पर उतारू हो गए और यह योजना असफल हुई। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, पहली योजना असफल। दूसरी थी राजधानी परिवर्तन। दिल्ली में राजधानी थी, इसे दौलताबाद लेकर देवगिरी लेकर आए। कारण क्या था देवगिरी लाने का? देवगिरी का जो पूरा तुगलक वंश का जो शासन था उसमें देवगिरी मध्य में स्थित था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि यहाँ से मध्य में रहने से सभी क्षेत्रों पर मेरी अच्छा नियंत्रण रहेगा, अतः दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर ली। दूसरा, यहाँ से मंगोल हमेशा आक्रमण करते रहते थे दिल्ली में, तब इसे सीमा पर होने से डर था, अतः मध्य में अपने आप को सुरक्षित महसूस किया और दक्षिण भारत पर नियंत्रण रखने में आसानी भी हुई। दक्षिण भारत में यहाँ पे नियंत्रण भी पास होने से आसानी से रखा जा सकता था, तथा उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर ली। लेकिन यह योजना भी असफल हो गई। इसके क्या कारण थे? पहला कारण था जो अमीर और उलेमा थे, वह दिल्ली की शान शौकत को भूल नहीं पाए थे, दिल्ली में शान शौकत से रहते थे, जबकि दक्षिण भारत में इतनी शान शौकत नहीं थी। और जो यहाँ की मुस्लिम जनता थी दिल्ली की, उन्हें भी दक्षिण के हिंदू वातावरण में रहना पसंद नहीं आया, तो ये योजना भी असफल हो गई। तुगलक ने उन्हें दिल्ली जाने की अनुमति दे दी 1335 ईस्वी में, जिससे अपार धन की हानि हुई, आर्थिक क्षति हुई। यह योजना भी असफल हो गई। पहला दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, दूसरा राजधानी परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330 ईस्वी। फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता एक लेखक विद्वान थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। फरिश्ता के अनुसार पीतल तथा बरनी के अनुसार तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जिसका मूल्य चांदी के टंके के बराबर रखा। पीतल, हालांकि मुद्रा पीतल और तांबे की थी, लेकिन उनका मूल्य चांदी के बराबर रखा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था, परंतु टकसाल पर राज्यों का एकाधिकार नहीं था। लोगों ने तांबे के जाली सिक्के ढालना शुरू कर दिए और शासन को बहुत आर्थिक क्षति हुई, इसलिए यह योजना भी मोहम्मद बिन तुगलक की असफल रही। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खुरासन एवं कराचिल का अभियान। खुरासन पर विजय करने हेतु 3,70,000 सैनिकों को अग्रिम वेतन देकर भेजा। खुरासन पर शासन करने हेतु 3,70,000 सैनिकों को अग्रिम वेतन देकर भेजा, परंतु राजनीतिक परिस्थिति के कारण भारत और खुरासान दोनों देशों के बीच संधि हो गई और उसे अत्यधिक क्षति हुई।
संधि होने के परिणाम स्वरूप युद्ध नहीं हुआ, सैनिकों को अग्रिम वेतन दे दिया था 3,70,000। यह योजना असफल रही। कराचल का अभियान। कराचल अभियान के दौरान उसकी एक विशाल सेना दुर्गम जंगली एवं पहाड़ी रास्तों में भटक गई, जिसे स्थानीय लोगों ने ही पत्थर मारकर खदेड़ दिया। केवल 3 सैनिक ही दिल्ली पहुंचे। इस प्रकार सुल्तान की यह योजना भी असफल रही। तो खुरासन और कराचल का अभियान हम देखते हैं किस प्रकार से असफल रहा। न्याय और पुलिस व्यवस्था है इसका 5वां। तारीख मुबारक शाही में सुल्तान की न्यायपरायणता की प्रशंसा हुई है। सुल्तान स्वयं दंड निर्धारित करता था। अपराधी चाहे कोई भी हो, अमीर, मुसलमान, उलमा, काजी अथवा हिंदू, सभी को दंड मिलता था। साथ ही पुलिस और जेल व्यवस्था में सक्रियता एवं कठोरता लाने का प्रयत्न किया। यह एक अच्छा प्रयास था। इसीलिए इसे दुर्दाहासी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। चलिए देखते हैं निष्कर्ष। मोहम्मद बिन तुगलक का ज्ञान शास्त्रार्थ में निपुणता, ज्ञान ग्रंथों अथवा प्रतिस्पर्धी को निरुत्तर करने तक ही सीमित था। व्यवहारिक ज्ञान, अनुभव, परिस्थिति के अनुसार उचित अनुचित का ज्ञान से वह शून्य था। उसे व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, केवल किताबी ज्ञान था, ज्ञान ग्रंथों का ज्ञान था, शास्त्रार्थ में निपुण था, विवादों में अपने प्रतिस्पर्धी को जीतने नहीं देता था, लेकिन वह व्यवहारिक ज्ञान, अनुभव, उचित अनुचित का निर्णय लेने में शून्य था। एक ओर तो वह उदार था, तो दूसरी ओर क्रोध में पागल और क्रूर प्रतिरोधी हो जाता था। उसमें मौलिकता थी, परंतु प्रायोगिकता का अभाव था। अतः उसके शासनकाल की सभी योजनाएं असफल हो गईं और जनता भी कष्ट सहिष्णुता के बांध तोड़कर उसके खुले विद्रोह पर उतारू हो गई। जनता ने उसका खुलकर विद्रोह कर दिया। अमीरों ने, उलेमाओं ने खुलकर विद्रोह किया। बदायूं ने उसकी मृत्यु पर लिखा है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। यह कोटेशन हम जरूर लिखेंगे आंसर में। इस प्रकार से तुगलक वंश का, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का अंत होता है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं हैं: दोआब क्षेत्र में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासन एवं कराचल अभियान, न्याय एवं पुलिस व्यवस्था। हम देखेंगे क्वेश्चन आया है मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता है। कुछ योजनाएं थी जिसकी असफल रही, लेकिन कुछ योजनाएं थी जैसे न्याय पुलिस व्यवस्था, इसमें इन्हें प्रशंसा की जाती है। शास्त्रार्थ में ज्ञान था, तो इन्हें विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ 2 मार्क्स में क्वेश्चन या प्री में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, दीवाने को ही पूछा गया 3 मार्क्स में। पहले देखते हैं। यह कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य फसल सुधार और कृषि का विस्तार था। दीवाने बंदगान, दासों के लिए विभाग। दीवाने खैरात, मुस्लिम महिलाओं, लड़कियों, विधवाओं को दान विभाग था। दीवाने इस्तेहाक, पेंशन विभाग। और दीवाने सर्व, सिंचाई विभाग फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू किए गए विभाग थे। दीवाने बंदगान, दासों के लिए। दीवाने खैरात, दान विभाग था, मुस्लिम महिलाओं, लड़कियों, विधवाओं को। दीवाने इस्तेहाक, पेंशन विभाग। दीवाने सर्व, सिंचाई विभाग फिरोज शाह तुगलक द्वारा प्रारंभ किए गए। 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है। दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग था, जो कि बलबन ने प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 विभाग शुरू किए। दीवाने मुस्तखराज, वित्त विभाग। और दीवाने रियासत, जिसे कि बाजार कहा गया, अलाउद्दीन खिलजी के थे। इन्हें हमें याद रखना है। आप साथ में नोट्स बनाते चलिए, अपने कॉपी पर नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणकारी कार्यों का विवरण दीजिए। सबसे पहले हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में परिचय देंगे। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसने उलेमा और अमीरों के समर्थन से सिंहासन प्राप्त किया। इसने सभी को संतुष्ट करने तथा जन कल्याण की नीति अपनाई। 1351 से 1388 में। यह क्वेश्चन आया है 2018 में। शासनकाल 1351 से 1388 रहा। हमने देखा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में
जनता ने विद्रोह कर दिया था, अमीर उलेमा असंतुष्ट थे, साम्राज्य में अशांति फैल गई थी। इसका फायदा फिरोज शाह तुगलक ने उठाया और अमीरों और उलेमाओं के समर्थन से सिंहासन को प्राप्त किया। चलिए इसका परिचय हुआ। अब हम देखते हैं स्रोत। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फुतुहत-ए-फिरोजशाही से हमें यह जानकारी मिलती है। स्रोत जरूर लिखें ताकि हमारे आंसर में एक प्रमाणिकता आए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जन कल्याणकारी कार्य। जन कल्याणकारी कार्य में देखते हैं फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किसानों को ऋण के रूप में दिए गए ऋण, जिसे कि तकावी कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लगाया गया था। 2 करोड़ टंके दिए थे किसानों को ऋण के रूप में। फिरोज शाह तुगलक ने उन्हें माफ कर दिया और जो खराज या भूमि कर था उपज के आधार पर निर्धारित किया जाने लगा और एक निश्चित मात्रा से अधिक न वसूलने का आदेश दिया। पहले जो कि भूमि की पैमाइश के आधार पर था, अब इसे उपज के आधार पर लिया जाने लगा और एक निश्चित मात्रा से अधिक न वसूलने का आदेश दिया। पहला जन कल्याणकारी कार्य हुआ। सेकंड जन कल्याणकारी कार्य है इस्लामिक कानून के आधार पर जनता से केवल 4 कर वसूले, जजिया, जकात, खराज और खुम्स। यह क्वेश्चन यह नोट करने वाली बात है कि मुसलमानों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। इसके पहले गैर मुसलमानों से ही जजिया कर लिया जाता था। गैर मुसलमानों लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम मुसलमानों से जजिया कर लगाया। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है, जजिया कर सबसे पहले शुरू करने वाला सम्राट मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने कि गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया था, लेकिन मुसलमानों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, जिससे कर वसूली से लोग संतुष्ट थे और चुंगी कर वगैरह जो अन्य कर लिए जाते थे उनको समाप्त कर दिया। सिंचाई कर, जिसे हक सुर्ख कहा जाता था, केवल नहरों द्वारा सिंचित भूमि पर लगाया जाता था, वो भी उपज का केवल 1/10 भाग। उसने सतलज, यमुना, घग्गर आदि नदियों से होकर 4 नहरों का निर्माण कराया। ये हमारे जन कल्याणकारी कार्य हुए। नहरों का निर्माण, सिंचाई कर केवल सिंचित भूमि से, वो भी 1/10 भाग। इस्लामिक कानून के आधार पर केवल 4 कर, जजिया, जकात, खराज, खुम्स। मुसलमानों से सर्वप्रथम जजिया कर लगाया मुसलमानों पर और 2 करोड़ टंकों को माफ किया और भूमि की उपज के आधार पर ही कर वसूला जाने लगा। इसका लिख देंगे 2 लाइन में। अतः स्पष्ट है, सुल्तान फिरोज शाह ने अपने साम्राज्य की जनता को संतुष्ट करने के लिए कई जन कल्याणकारी कार्य किए, जिसमें वह सफल भी हुआ। आज के हमारे तुगलक वंश का प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।